हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ, बट उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड यांग शाओजू भागते हुए ऑफिस आती है क्योंकि वो लेट हो रही थी। दूसरी तरफ जनरल असिस्टेंट लियू आती है और यांग के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी तक नहीं आई। तभी यांग वहां आती है, उसको मॉर्निंग विश करती है और बताती है कि मैं तो बस कॉफी लेने गई थी। लियू उसको एक डॉक्यूमेंट देते हुए बोलती है कि इसके फॉन्ट फॉर्मेट को बदलो और इसकी 20 कॉपीज प्रिंट करके मुझे दो। यांग मन में सोचती है, क्या ये खुद नहीं कर सकती। तभी असिस्टेंट लियू बेहोश हो जाती है और यांग उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। और अब एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेल लीड जू शाओ यांग की, जो कि इस कंपनी का सीईओ है। वो सभी वर्कर से पूछता है कि इसके साथ ये सब किसने किया है। सब लोग यांग की तरफ इशारा करते हैं। तो जू यांग से बोलता है कि आज से तुम इसकी जॉब करोगी, और हाँ, आधे घंटे में मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए वो उसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने एंड 20 कॉपीज प्रिंट करके उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लाने के लिए बोलता है। और भी बहुत सारा काम बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी यांग पूछती है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे। वो बताता है कि ऑफ कोर्स असिस्टेंट लियू के कंप्यूटर में, मिस यांग। क्या आप चाहती हैं कि वो सब मैं ढूंढ के आपको ईमेल करूं? ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यांग कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट चेक कर रही होती है, मगर उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उसे तो समझ नहीं आता कि आखिर उसे कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तभी उसके पास बैठी एक लड़की उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है उसके प्रमोशन के लिए। यांग बोलती है कि किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन। नॉर्मल एम्प्लॉय यहाँ पर 6 बजे से काम करते हैं, मगर सीईओ की असिस्टेंट को सूरज निकलने से पहले यहाँ आना होता है। तभी उसे जू का मैसेज आता है कि बस 1 मिनट बचा है, तुम कहाँ पर हो। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो रैंडम डॉक्यूमेंट को चूज करके बोलती है कि शायद यही वो डॉक्यूमेंट है, और वो वही ले जाती है। अब हम सबको कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहाँ यांग ने जो डॉक्यूमेंट चूज किया था वो गलत होता है। वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। जू उसकी तरफ गुस्से से देखता है। अब हम दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो यांग पर गुस्सा कर रहा था कि कितनी मुश्किल से मैंने ये मीटिंग अरेंज की थी और तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है ये मीटिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। यहाँ वो यांग को स्टूपिड बोलता है और पिक से उसे कंपेयर करता है। वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने बिल्कुल जीरो से अपने करियर की स्टार्टिंग की है और मैंने अपने डैड की पोजीशन का कभी भी फायदा नहीं उठाया। तभी वो टाइम देखता है कि 6:30 हो गए। वो उसे फायर करके वहां से भागकर वॉशरूम जाता है, मगर वॉशरूम अंडर मेंटेनेंस होती है, जिसकी वजह से वो गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है। वहां जाकर वो एक पिग बन जाता है, जहां पर यांग भी होती है। और वो जू की बुराई कर रही होती है कि आखिर तुमने मुझे एक पिग से कैसे कंपेयर किया, असल में तो तुम ही पिग हो। ये सब जू भी सुन लेता है। तभी यांग को कुछ आवाज आती है। वो चेक करने के लिए वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, तो उसे वहां पर एक पिग दिखता है। उसे यांग का शर्ट भी वहीं दिखता है, तो वो उसे उठाती है और स्मेल करती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये तो बॉस की शर्ट है। वो सोचने लगती है कि आखिर बॉस की शर्ट यहाँ पर कैसे आई, और ये पिग भी कैसे आया यहाँ। जिसके बाद वो जू यानी कि पिग को उठा लेती है, और जू अपने मन में बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यांग उस पिग को देखकर बोलती है कि ये तो कितना क्यूट है, और ये सुनकर जू बोलता है, इसे मैं क्यूट लग रहा हूँ। अब यांग उस पिग से बातें करने लगती है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या उनको किसी ने खा लिया। जू उससे बोलता है, तुम्हें पता है तुम किससे पंगे ले रही हो, तुम्हें तो मैं कल के कल फायर कर दूंगा। मगर ये सब यांग को सुनाई नहीं देता। तभी यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहा होता है कि आज हम लोग रोस्टेड पिग बोले तो पॉप खाएंगे। ये सुनकर यांग जू से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और फिर वो जू को छिपाकर अपने घर लाती है। उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ये पिग कहाँ से लाई? वैसे आज तक मैंने कभी पिग को मार के खाया नहीं, तो क्यों ना आज हम ट्राई करें। वो उसे मारने के लिए बोलती है, मगर यांग मना कर देती है कि नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि ये एक पेट पिग है, तो मारने की बजाय क्यों ना हम इसे पाल ले। उसकी रूममेट पिग की बुराई करते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है पिग कितने स्टूपिड होते हैं। ये सुनकर यांग को अपने बॉस की बात याद आ जाती है कि उसने भी उसे पिग कहा था। तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि पिग स्टूपिड नहीं होते, असल में वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उसकी रूममेट पूछती है कि तुम तो फायर होने वाली हो, तो अब क्या करोगी। वो बोलती है, और क्या, नई जॉब ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में यांग जू को नहला रही होती है। जू अपने मन में बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छू सकती, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तभी यांग पिग से पूछती है, ये बताओ
कि तुम बॉय हो या गर्ल। ये सुनकर तो बेचारा जू बहुत बुरी तरह घबरा जाता है कि अब ये क्या करने वाली है। जिसके बाद यांग उसका जेंडर चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि ये तो एक बॉय है। मगर बेचारे जू की तो हालत खराब हो गई होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और मन में बोलता है कि मुझे घर जाना है, कोई तो मुझे बचा लो। यांग भी पूरी तरह भीग गई होती है तो वो उसके सामने ही शावर लेने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी डिनर करते हैं और यांग पिग का खाना लाकर उसको देती है। फिर वो बोलती है इसका नाम क्या रखें, तो उसकी रूममेट बोलती है इसका नाम जू रख देते हैं। मगर यांग बोलती है कि ये एक लॉस्ट पिग है तो हम इसका नाम लॉस्टी रख देते हैं। डिनर के बाद वो अपने रूम में आकर सोने लगती है और जू को भी सोने के लिए बोलती है। मॉर्निंग में जब वो पिग को टच करती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और पिग को देखती है तो वहाँ पिग नहीं बल्कि जू होता है, क्योंकि वो वापस इंसान बन गया था। यांग उसे देखकर चिल्लाने लगती है तो जू उसका मुंह बंद कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में जू यांग को चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। तभी यांग की रूममेट उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों। तो यांग झूठ बोल देती है कि मैं सपना देखते देखते बेड से गिर गई, बस इसीलिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माकर अपनी ड्रेस ठीक करते हैं। यांग जू से पूछती है कि ये सब क्या है, क्या आप मेरा पिक चुराने आए थे। जू बोलता है फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बताओ क्या टाइम हो रहा है। मगर वो उससे पूछती है कि बताइए मेरा पिक कहाँ है। जू उससे कपड़े मांगता है और बोलता है कि मैं मीटिंग के बाद तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर वो जू को कपड़े देती है जिसे पहनने से वो पहले तो मना कर देता है मगर बाद में वही कपड़े पहन लेता है। फिर हम दोनों को ऑफिस में देखते हैं जहां उसे एक एम्प्लॉय जो कि उसकी रूममेट होती है वो बताती है कि कल लेडीज वॉशरूम में बॉस की पैंट मिली और वहां तुम्हें भी देखा गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है, और आज भी बॉस और तुम साथ में आए। यांग बोलती है ये सब बस एक कोइंसिडेंस है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है, मगर उसकी रूममेट कहती है कोई बात नहीं, बॉस को डेट करना कोई बुरी बात नहीं है, और बॉस की तारीफ करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जू यांग के पास आकर उसे काम देता है और बोलता है कि मीटिंग के लिए आ जाना। तभी यांग उससे बोलती है कि आप मुझे काम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने तो कल मुझे फायर कर दिया था ना। जिसपे जू बोलता है कि मैं अपने सीक्रेट जानने वाले लोगों को अपने पास रखता हूँ। इसके बाद वो अनाउंसमेंट करके सभी को बताता है कि आज से यांग उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। यांग तो ये सुनकर शॉक रह जाती है। फिर वो कल रात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसका पिग कहाँ गया और उसके बॉस वहाँ पर कैसे आए। कहीं बॉस ही तो पिग नहीं और पिग ही तो बॉस नहीं। फिर वो अपने आप को समझाने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यांग को असिस्टेंट लियू के साथ देखते हैं। वो लियू से हेल्प मांगने के लिए आई होती है क्योंकि जू ने उसे बहुत ज्यादा काम दे दिया था। मगर लियू उल्टा उसी को बोलती है कि तुम्हें सारा काम बहुत अच्छे से करना होगा, वरना इससे तुम्हें और कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद यांग उससे जू के बारे में पूछने लगती है कि क्या आपने बॉस को कभी रात में देखा है, या आपको कभी कुछ अजीब फील हुआ हो, या फिर बॉस की कोई ऐसी हॉबी है जो वो बस रात में करते हो। लियू उसकी बातों को गलत समझ लेती है और ये सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ और तुम अपने फायदे के लिए बॉस के साथ कुछ भी करके आगे नहीं बढ़ सकती। ये सब जू भी सुन लेता है और यांग को अपनी कैबिन में बुलाता है। वो यांग से कहता है कि आखिर तुमने लियू को कंपनी का सीक्रेट क्यों बताया। यांग मना करती है कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। जू बोलता है तुम्हें पता भी है, अब वो दूसरी कंपनी के लिए काम कर रही है, तुम उसे हमारी कंपनी का सीक्रेट कैसे बता सकती हो। सभी लोगों को पता चल गया है कि हम किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। तुमने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी और तुम सब लोगों को ये क्यों बता रही हो कि हम डेट कर रहे हैं। यांग शॉक्ड होकर उसे मना करने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। जू कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो सबको कैसे पता चला कि कल रात में तुम्हारे घर था। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता नहीं कि तुम ऐसी हो। तुम अपने करियर में आगे जाने के लिए इजी वे चूज करना चाहती हो। इनडायरेक्टली जू के कहने का मतलब होता है कि वो उसका यूज करके आगे बढ़ना चाहती है। जिस पर यांग गुस्से में बोलती है कि मैंने किसी को भी आपकी कंपनी के सीक्रेट या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर मेंशन्ड है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो जू उसका हाथ पकड़ लेता है। यांग बोलती है एक तो आप मेरे घर में बिना बताए घुस गए, वो भी बिना कपड़ों के। ये सुनकर जू उसे ये सारी बातें किसी और को ना बताने के लिए बोलता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने किसी को भी
ये बातें बताई तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो आगे जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, तभी अचानक से पिग में चेंज हो जाता है, क्योंकि शाम के 6:30 बज चुके होते हैं और इस बार यांग ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। देन वो पिग को उठाकर बोलती है, तो तुम सच में बॉस जू हो? इसका मतलब ये तुम्हारा सीक्रेट है, पर मुझे लगा कि तुम्हारा सीक्रेट तो कुछ और है। वो आगे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट रखूं, तो तुम्हें मेरी 3 कंडीशंस माननी होंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दूंगी। कंडीशन नंबर 1, तुम मुझ पर कभी चिल्लाओगे नहीं और मेरे अच्छे काम करने पर मेरी तारीफ करोगे। कंडीशन नंबर 2, अगर मैं कभी ऑफिस लेट आई तो तुम मेरी सैलरी नहीं काटोगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंडीशन नंबर 3, तुम्हें मेरी सैलरी भी बढ़ानी होगी। देन यांग जू को घर ले आती है, जिसे देखकर उसकी रूममेट पिग को जू बोलती है, जिस पर यांग कहती है इसका नाम लॉस्टी है। रूममेट पूछती है, कहीं तुम सच में बॉस को डेट तो नहीं कर रही? और फिर जू की बुराई करने लगती है कि ये बॉस वगैरह 1 नंबर के प्ले बॉय होते हैं, कभी इस लड़की के साथ तो कभी उस लड़की के साथ। और क्या तुम्हें पता है, एचआर ने मुझे बॉस के बारे में बहुत से सीक्रेट्स बताए हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उसे बता रहे थे। हमने सुना है कि बॉस अपनी प्रीवियस असिस्टेंट लियू के साथ डेट कर रहे थे और लास्ट बिजनेस ट्रिप में उन्होंने एक ही रूम में स्टे भी किया था। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि उनकी एक प्राइवेट गर्लफ्रेंड भी है, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। देन एक और आदमी बोलता है कि मैंने सुना है वो रात में किसी से नहीं मिलते, कोई स्पेशल मीटिंग करते हैं। पता नहीं वो मीटिंग कैसी होती होगी और क्या होता होगा। ये सुनकर यांग उसे बताने जा ही रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मिस्टर जू तो रात में पिग बन जाते हैं, मगर बताने से पहले ही चुप हो जाती है। यांग की रूममेट उसे वार्न करती है कि तुम बॉस से दूर रहना। ये सारी बातें जू भी सुन रहा होता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। देन यांग की रूममेट बोलती है, न्यू ईयर आने वाला है, जिसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स होगा, क्योंकि फायर क्रैकर चलाने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स रखेंगे तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और सब एंजॉय भी कर सकेंगे। ये सुनकर यांग उसकी बहुत तारीफ करती है कि वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, जिस पर उसकी रूममेट बोलती है कि काश जो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एचआर बना देता तो कितना अच्छा होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ जू यांग की रूममेट का आइडिया ही क्लाइंट और सबको बताता है कि न्यू ईयर में हम न्यू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक फायर लॉन्च करेंगे। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये सेफ भी होगा। ये सुनकर यांग बोलती है कि ये तो मेरी रूममेट का आइडिया है, और वहाँ बैठे सभी लोग उस आइडिया से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ये देखकर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसके रूममेट का आइडिया कॉपी किया। वो जू के पास आकर उसे सुनाने लगती है कि आप एक सीईओ होकर किसी का आइडिया कैसे चुरा सकते हैं। मगर जू तो उल्टा उसे ही डांटने लगता है कि अगर आइंदा से कभी भी मेरी कैबिन में आओ तो नॉक करके आना। क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं कि आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? वो आगे बोलता है कि मुझे पता है ये आइडिया उसका है, पर वो इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करती, क्योंकि उसके पास तो इतनी पावर नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो इस हिसाब से मैंने ये करके उसकी मदद की है। यांग बोलती है, आप मेरी रूममेट से रिवेंज ले रहे हो क्योंकि कल उसने आपकी बुराई की थी। जू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस उसका आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसका आइडिया सबको बताया। ये सुनकर यांग गुस्से में बोलती है कि आज के बाद मेरे घर मत आना। जू भी गुस्से में बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा, मैं भी मरा नहीं जा रहा तुम्हारे घर आने के लिए। अब हम यांग और उसकी रूममेट को देखते हैं। यांग की रूममेट का नाम शुई शुई होता है। वो यहाँ सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि मैंने ही तुम्हारा आइडिया बॉस को बताया था, क्योंकि वो अभी उसे नहीं बता सकती थी कि वो पिग ही बॉस है, इसीलिए कल रात को उसने उसका आइडिया सुन लिया था। मगर उसकी रूममेट तो बहुत खुश होकर उसे बताती है, एचआर डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल करके बुलाया और अब मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन गई हूँ। ये बात तुमने ही जू को बताया है ना कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, सो थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब यांग को रियलाइज होता है कि उसने जू पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, जबकि उसने तो उसके रूममेट की मदद की। तभी उसे एक मैनेजर का कॉल आता है जो उसे रूम नंबर 302 में बुलाती है। यांग मना करके बोलती है कि 302 रूम में तो हमारा कोई भी क्लाइंट है ही नहीं। वो बोलती है कि कोई वीआईपी क्लाइंट है जो आपसे मिलना चाहता है। पूछने पर यांग को पता चलता है कि वो वीआईपी क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि जू की मॉम है। ये सुनकर यांग शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जू यांग की मॉम से मिलने आती है। जू की मॉम उसको 5 मिलियन का कार्ड रखने के लिए बोलती है तो वो घबराकर मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि मॉम गुस्से में है और उनसे माफी मांगती है। वो झूठ बोलने लगती है कि मैंने बॉस का फायदा उठाया है, मैं कल ही कंपनी और ये शहर छोड़ दूंगी और मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगी। जिस पर जू की मॉम बोलती हैं कि तुम्हें जाने के लिए किसने बोला, मैं तो तुम्हें ये पैसे रखने के लिए दे रही हूँ, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे बेटे का जब वो पिग में कन्वर्ट हो जाता है तब उसका ख्याल रखती हो और तब उसे बहुत भूख लगती है, तो तुम ये पैसे रख लो और मैं ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम उसे छोड़ो नहीं। अगर तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं वो ज्ञान ग्रुप तुम दोनों को दे दूंगी। ये सुनकर यांग तो शॉक भी हो जाती है पर फिर भी वो उन्हें कार्ड वापस करती है। जू की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये हमारे परिवार का भाग्य है। दरअसल जू के फादर चेयरमैन जू एक स्लॉटर हाउस के प्राइवेट डायरेक्टर हुआ करते थे। फैमिली को सपोर्ट और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने पिग का बिजनेस शुरू कर दिया और वो बुचर बन गए, जहां वो पिग को मारने के लिए जंगलों में जाते थे और फिर उसे मार्केट में सेल कर देते थे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जू की मॉम जू को जन्म दे रही थी उस रात बहुत बारिश हो रही थी, तभी एक एलियन पिग उनके घर आ गया। वो जू की मॉम से बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने बहुत सारे पिग्स को मारा है और ये एक बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अब से जब भी सनसेट होगा तुम्हारा बेटा एक पिग में कन्वर्ट हो जाएगा और सनराइज होते ही वो वापस इंसान बन जाएगा। अगर उसने ये मिशन 27 साल के होने से पहले कंप्लीट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए पिग बन जाएगा। उसकी मॉम एंजल पिग से पूछती है कि आखिर कौन सा मिशन। वो बोलता है कि अपने सच्चे प्यार को ढूंढने का मिशन। जिस दिन इसने अपने सच्चे प्यार को ढूंढ लिया और जब इन दोनों की फर्स्ट किस होगी तब जाके तुम्हारे बेटे को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। वो आगे बताती हैं कि जू ने अपना सच्चा प्यार ढूंढने की बहुत बार कोशिश की, मगर जब भी उनकी पार्टनर्स को इस बारे में पता चलता है कि वो शाम होते ही गायब हो जाता है तो वो उसे छोड़कर चली जाती हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जिससे जू बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब उस लड़की को जू की सच्चाई पता चली कि वो पिग बन जाता है तो वो भी उसे छोड़कर चली गई। फिर वो यांग को एक बॉक्स देती है और कहती है कि तुम जू को इसमें सुला सकती हो, जिसमें जू ऑलरेडी होता है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे बेटे की ट्रू लव बन सकती हो और उसे इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। ये जल्द ही 27 साल का होने वाला है, तुम दोनों यंग हो तो तुम चाहो तो एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। मेरा बेटा इतना अच्छा है कि तुम्हें आज नहीं तो कल इससे प्यार हो ही जाएगा। ये मेरा इकलौता बेटा है, अगर तुम उसकी वापस ह्यूमन बनने में हेल्प करोगी और उसको स्क्वायर से आज़ादी दिला दोगी तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो रोने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यांग को देखते हैं जिसके साथ जू भी होता है। वो उससे बोलती है कि मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी मॉम की बात मान ली और उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बट तुम मेरे बारे में कुछ और मत समझना और मुझे किस करने के बारे में तो सोचना भी मत, और बाकी की बातें हम सुबह करेंगे जब तुम वापस ह्यूमन बन जाओगे। अब वो घर आकर शुई शुई को आवाज लगाती है तभी एक लड़का आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हम काफी टाइम से नहीं मिले, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे पहचानने से ही मना कर दोगी। यांग चिल्लाने लगती है कि कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस गया है। वो लड़का उसे चिल्लाने से मना करता है, फिर बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा फियांसे हूँ। वो कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था जिससे मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। यांग ठीक है बोलकर अंदर चली जाती है और जू को वहीं बाहर छोड़ देती है। जू मन में बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में यांग का फियांसे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सुशी बोलती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो हमारा बिग बॉस है और वो बहुत ही हैंडसम और रिच है। फिर उसका फियांसे पूछता है तो तुम लोग अभी कौन से स्टेप पर हो। सुशी बोलती है कि यांग तो जू के पेरेंट्स से भी मिल चुकी है। उसका फियांसे शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या ये सच है, तो यांग मना करती है। तभी यांग सुशी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं जू के पेरेंट्स यानी कि उसकी मॉम से मिली हूँ। वो बोलती है इसलिए क्योंकि कंपनी में जो कुछ भी होता है वो मुझसे छुपा नहीं है, मुझे सब पता रहता है। यांग का फियांसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ताओ है और शुई शुई से अपनी तारीफ करने लगता है। ये देखकर यांग का तो मूड खराब हो जाता है। तभी ताओ शुई शुई से बोलता है कि मैं यांग का फियांसे हूँ, जिस पर यांग बोलती है कि ये सच नहीं है। असल में जब हम छोटे थे
तो हमारे पेरेंट्स ने बस मजाक में बोल दिया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो हमारी शादी करा देंगे। ताओ बोलता है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? अपने पेरेंट्स के फ्रेंडशिप के खातिर हम शादी तो कर ही सकते हैं, और रही बात मेरी, तो मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। तभी सुई सुई उसके फियांसे को जू का फोटो दिखाकर बताती है कि ये हमारा सबसे हैंडसम बॉस है और ये बहुत ही रिच है। यहाँ जू तो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। तभी ताओ जू को देखकर बोलता है कि वाओ, कितना क्यूट पिग है, क्या ये मेरे लिए है? चलो हम लोग इसे पकाकर खाते हैं, और कल मेरी पिकनिक है तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। यांग बोलती है, पिकनिक? ताओ बोलता है कि हाँ, मैंने एक रिमोट प्लेस ढूंढी है, और बोलता है कि हम लोग काफी टाइम से डेट पर नहीं गए, तो इसी बहाने कल हम डेट पर चलेंगे। यांग उसका मुंह चुप कराने लगती है, जिसके बाद दोनों पिग को छीनने लगते हैं। ताओ बोलता है कि ये मुझे दे दो, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में सभी साथ में डिनर करते हैं और ड्रिंक भी। ताओ अपनी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर का भी सोच लिया है। वो कार की चाबी दिखाते हुए कहता है कि देखो, मैंने तो कार भी खरीद ली है। यांग उसे चुप रहने बोलती है और शुई शुई के साथ वहाँ से चली जाती है। ताओ जू के पास आता है और उसे उठाकर बोलता है कि बेबी, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। ये सुनकर मिस्टर जू मन में बोलता है कि मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। ताओ बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी न्यू कार में लेके चलूंगा। जू मन में बोलता है कि तुम्हारी चाबी ही इतनी पुरानी है तो कार कितनी पुरानी होगी। थोड़ी देर बाद वो ताओ से इरिटेट होकर चिल्लाने लगता है और यांग को बुलाने लगता है कि तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बचा कर रखोगी। तभी यांग आकर ताओ को वहाँ से ले जाती है और जू को सोने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में यांग जू की मॉम की बातों के बारे में सोचती है कि तुम दोनों अभी यंग हो और तुम चाहो तो जू से प्यार कर सकती हो, और तभी वो जू के साथ अपने मोमेंट्स को याद करने लगती है। और इधर जू भी यांग को ही देख रहा होता है। आधी रात में यांग के फियांसे ताओ की आंखें खुलती है और वो देखता है कि यांग सोफे पर सोई हुई है। फिर वो जू को देखकर बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड की नींद खराब कर सकता है। तो वो जू को उठाकर बालकनी में एक बैग में डाल देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जू एक बुचर शॉप में होता है, जहाँ उसे एक बॉक्स में से किसी की आवाज आती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाता है तो वो बॉक्स उस पर अटैक करने लगता है, और जैसे ही वो उस बॉक्स को चाकू से काटने जाता है तभी सुबह हो जाती है। प्रेजेंट में जू यांग को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और उसे फायर करने की धमकी देता है। तभी ताओ वहाँ आता है और कहता है कि सुबह सुबह ये कौन आ गया। उन दोनों को साथ में ताओ और शुई शुई देख लेते हैं। जू और यांग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जू शर्टलेस होता है। यांग उन्हें समझाने जाती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं यांग मिस्टर जू को कॉफी देती है और ताओ के कॉफी मांगने पर उससे बोलती है कि खुद जाकर ले लो। देन जू ताओ से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ताओ कहता है मैंने तो तुमसे नहीं पूछा ना कि तुम कौन हो, जबकि तुम बिना शर्ट के थे, फिर भी ऊपर से बेशर्मों की तरह कॉफी और मांग रहे हो। जू बताता है कि मैं यांग का बॉस हूँ और डिंग टी एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ, और वो मेरी असिस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से एक कप कॉफी मांगना कोई गलत बात नहीं है। ताओ बोलता है कि मैं उसका फियांसे हूँ, जिस पर जू बोलता है कि तुम्हारी मैरिज 3 साल पहले डिसाइड हुई थी तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा, और क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, और ये तब की बात थी जब तुम डायपर्स पहनते थे, तो तुम इस बात को जितनी जल्दी भूल जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मगर ताओ मना कर देता है कि वो हमारे पेरेंट्स का डिसीजन था, जिस पर तो जू उसे बहुत सुनाता है और उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख देता है और बोलता है कि कोइंसिडेंटली तुम दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े, और फिर तुम यांग को छोड़कर दूसरी सिटी में चले गए, और अब 10 साल बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें यांग से शादी करनी है। ऊपर से तुम मुझे जज कर रहे हो जो अपनी असिस्टेंट के पास काम से आया है। इस पर ताओ तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जू ने उसकी इतनी बेइज्जती जो कर दी थी। वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता चल गया हम डेट पर जाने वाले हैं, तो तुम हमें रोकने आए हो। यांग ताओ को बोलती है तुम अभी तक वही सोच रहे हो। जू यांग और शुई शुई से बोलता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम वर्क करना है, जिस पर यांग तो शॉक रह जाती है, पर शुई शुई जू को थैंक यू बोल के वहाँ से रेडी होके चली जाती है। तभी ताओ यांग से बोलता है कि चलो हम पिकनिक पर चलते हैं, वहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम ताओ, यांग और जू को एक साथ कार में देखते हैं जो पिकनिक के लिए आए होते हैं, जिस पर ताओ जू से बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों आए हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। जिस पर जू बोलता है कि मेरे ड्राइवर्स के पास एटलीस्ट MBA डिग्री तो होती है, और जिस तरह की तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स है
तुम इंटरव्यू भी नहीं पास कर सकते। यांग भी जू को सपोर्ट करने लगती है तो ताओ बोलता है कि तुम एक बाहर वाले की साइड कैसे ले सकती हो। यांग कहती है मैं तो बस सच बोल रही हूँ। तभी जू की तबीयत खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो ताओ की कार में वॉमिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में ताओ से एक आदमी 5 युआन मांग रहा होता है, जिस पर ताओ उससे बोलता है कि ये तो एक पब्लिक रोड है, आप मुझसे चार्ज कैसे कर सकते हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है कि 5 युआन कोई ज़्यादा नहीं है। तभी यांग जू से बोलती है क्या आप ये चार्ज दे सकते हो, तो जू हाँ बोल देता है। अब यांग उस आदमी को 5 युआन पे कर देती है तो वो रास्ता खोल देता है। अब ताओ और यांग एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी यांग जू के बारे में पूछती है तो ताओ बोलता है छोड़ो ना, वैसे भी वो एक आउटसाइडर है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी पीछे से जू आकर उसे डरा देता है, जिस पर ताओ उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी कुछ बच्चे जू के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या आप हम लोगों की वीडियो ले सकते हैं। ताओ उससे कैमरा छीनते हुए बोलता है कि इससे पूछने की क्या जरूरत है, चलो मैं तुम्हारे लिए तुम लोगों का वीडियो बना देता हूँ। और वो उनकी वीडियो लेने लगता है। तभी यांग उसे बहुत बुरी तरह डरा देती है। ताओ बेचारा डर के यांग को कैमरा देके बोलता है कि मुझे याद आया, मुझे बहुत सारे काम हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी मिस्टर वैंग के साथ एक मीटिंग है तो मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। और ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बच्चे यांग को वीडियो बनाने के लिए कहते हैं तो वो उनकी वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ एक बेल की आवाज़ होने लगती है, जिसे सुनकर जू को उसके एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है, क्योंकि जब भी वो उसके साथ होता था तो ऐसे ही बेल की आवाज़ आती थी। ये सोचकर वो सैड हो जाता है। यांग उसके पास आती है और उसे सैंडविच खाने के लिए देती है और उसे सैड देखकर पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आपके एक्स की याद आ गई। आपकी मॉम ने मुझे बताया था कि वो बहुत ही अच्छी थी और उसके एक्स की तारीफ करने लगती है। यांग बोलता है कि ऑफिस में मैंने तुम पर कितना चिल्लाया था, फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन जब मैं पिग में कन्वर्ट हो जाता हूँ तो तुम भी मुझे बस एक पिग की तरह ही ट्रीट करती हो। यांग बोलती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डरते हो कि कोई आपको मार के खा ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप डरो मत, क्योंकि इस दुनिया में कोई तो होगा जो आपको मारना नहीं चाहेगा और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप एक सीईओ हो या पिग। और अगर आपको अपनी एक्स की इतनी ही याद आ रही है तो आप उसे वापस बुला लो। जिस पर जू बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता। जू बोलता है ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी अपने फियांसे को डरा कर भगा दिया है और वो अपनी कार भी लेकर चला गया होगा, तो अब हम घर कैसे जाएंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है। यांग और जू लिफ्ट मांग रहे होते हैं पर कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था, तो वो दोनों थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ जू बोलता है कि मैं थक गया और फिर ऊपर देखकर बोलता है कि मेरे पिग बनने का टाइम भी हो गया है। जिस पर यांग बोलती है तो आ जाओ मेरी बाहों में। जू बोलता है कभी नहीं, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है तो पिग में कन्वर्ट हो जाता है और यांग उसे उठाकर अपने साथ घर ले आती है। देन हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जू एक बुचर होता है। वो अपने पास रखी बोरी देखने लगता है, उसमें एक पिग होता है। वो बाहर निकलकर उससे बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं स्पेस से आया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और जादू भी कर सकता हूँ। मगर जू तो मानने से ही मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पिग बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें जादू करके दिखाता हूँ, अभी देखना तुम्हारे हाथों में रोज आ जाएंगे। उसके इतना बोलते ही जू के हाथों में सच में रोजेस आ जाते हैं। अब जू उस पिग से बोलता है कि तुम पहले ऐसे पिग हो जिसने मुझे रोज दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो पिग बोलता है कि प्लीज मेरी फैमिली को भी बचा लो, उन्हें छोड़ दो। जू कहता है अगर मैं सबको छोड़ दूंगा तो फिर मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा। तभी उस पिग की आंखों से लाइट निकलती है और एक बॉल टाइप जू के सामने आता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 5 के स्टार्टिंग में वो पिग बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम इस प्लेनेट पर बहुत से लोगों की जिंदगी में लाइट ला सकते हो। जो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है। इसके बाद जू उस पिग को जाने देता है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। वो पिग बोलता है क्योंकि तुम्हें ये पत्थर मिल गया है इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यांग को देखते हैं जो सोकर उठती है और उसने यही सब अपने सपनों में देखा होता है। फिर हम जू और यांग दोनों को कार में देखते हैं। वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं जहाँ जू बहुत नर्वस होता है। यांग के समझाने पर वो खुद को काम करने की कोशिश करता है। अब हम दोनों को मीटिंग में देखते हैं जहाँ मिसेस हो आती हैं जो कि जू की एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं। जू की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है, इसलिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास हेल्प के लिए आया होता है। तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है
यांग सोचती है कि मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है। जू मिसेस हाउ से बोलता है कि हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है और मेरी कंपनी के शेयर लेने और कोलैबोरेट करने से तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। जिस पर हाउ बोलती है कि अब तुम्हारी कंपनी नंबर 1 नहीं रही, क्योंकि अब मेरी हांगकांग कंपनी नंबर 1 कंपनी है। हम तुम्हारी कंपनी के शेयर और तुम्हारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। मीटिंग खत्म होने के बाद हाउ जू से अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है और कहती है मैं बस अपनी जॉब कर रही थी। जिस पर जू बोलता है कि ये तो मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। फिर हाउ पूछती है कितने सालों से तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया और आज अचानक से मुझसे हेल्प मांगने के लिए आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे। जू बोलता है ठीक है, मैं उस बारे में भी बात करूंगा, मगर बाद में। हाउ बोलती है अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्योंकि तुम तो इतने बिजी रहते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा। तो जू बोलता है कि नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। और यहाँ यांग सोचती है कि ये लड़की तो कितनी बेकार है। हाउ उससे बोलती है कि हम किसी और दिन मिलेंगे और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ जू यांग से पूछता है कि तुमने ये कंपनी ज्वाइन क्यों की थी। यांग बताती है क्योंकि मैं दुनिया के हर एक बच्चे की लाइफ में कलरफुल लाइट लाना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे, वो फेस्टिवल पर भी घर नहीं आते थे और घर को डेकोरेट नहीं करते थे। पर हमारे बगल वाली बिल्डिंग में जो फैमिली रहती थी वो हमेशा अपने बालकनी को डेकोरेट करते थे, वो भी कलरफुल लाइट्स से। कलरफुल लाइट्स हैप्पीनेस के साथ साथ एक फेस्टिवल वाइब भी देती है। जिस पर जू बोलता है कि लगता है तुम इस कंपनी को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। मैं बस चाहता हूँ कि कंपनी को कुछ भी ना हो, ताकि मेरे सारे एम्प्लॉयज फेस्टिवल पर एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो कंपनी सच में बैंकरप्ट हो सकती है। यांग बात को चेंज करते हुए जू से पूछती है कि क्या जिस फ्लॉलेस गर्ल के बारे में आपकी मॉम बात कर रही थी वो मिस हाउ है। जू बोलता है हाँ। तो यांग बोलती है क्या वो सच में आपका ट्रू लव है, क्या आप अभी भी एक दूसरे को मिस करते हो। जिस पर जू बात को टाल देता है और बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, मीटिंग में हमने अपना बेस्ट दिया। जिस पर यांग बोलती है लेकिन मैंने अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया। यहाँ उसे जू के लिए बुरा लग रहा था। फिर वो जू को किस करने लगती है तो जू उसे हटा देता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर यांग बोलती है कि मैं तो बस अपना बेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो आप हमेशा के लिए पिग बन जाओगे और कंपनी सच में बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर मैं बच्चों की लाइफ में कलरफुल लाइट कैसे लाऊंगी। मुझे नेक्स्ट मंथ अपना रेंट भी पे करना है, और वैसे भी ये बस एक किस ही तो था, कोशिश करने में क्या जा रहा है। जू बोलता है तो तुमने मुझे सडनली किस क्यों किया, तुम्हें पहले ये बात बतानी चाहिए थी। यांग कहती है क्यों, क्या आप शर्मा रहे हो। तो जू उसे समझाता है कि वो ट्रू लव की किस होनी चाहिए, ऐसे ही किसी की नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू पिग बन गया होता है। जिस पर यांग बोलती है कि क्या वो पिग किसी ऐसे प्लेनेट से आया था जहाँ हर कोई उससे प्यार करता था। वो आगे बोलती है कि ऐसे किससे कुछ नहीं होगा, अब आपको सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना होगा और हमें एक दूसरे से ट्रू लव करने की कोशिश करनी होगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बात करते हैं कि अब जब हमने रिलेशनशिप में आने की सोच ही ली है तो बीच में गिव अप नहीं करना है। अब नेक्स्ट सीन में जू रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस देख रहा होता है कि एक लड़की से कैसे सच्चा प्यार किया जाए, मगर उसे कोई भी आइडिया नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में दोनों डेट के लिए बाहर आए होते हैं। यांग जू से पूछती है कि हम बाहर खाने क्यों आए हैं। तो जू बोलता है कि रिलेशनशिप को एनिवर्सरी की तरह मनानी चाहिए, और साथ में डेटिंग क्लास वाले आदमी के बारे में सोचता है जिसने बताया था अपनी गर्लफ्रेंड की हर एक नीड का ख्याल रखना। तो जू उसकी बातों को फॉलो करते हुए यांग के बालों को ठीक करता है और उसके सामने के बालों को हटाता है। जिस पर यांग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या ये सब करके आप मुझे ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने अच्छे और जेंटलमैन हो। जू मना करने लगता है। दरअसल उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर एक लड़की के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, स्पेशली तब जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। इसलिए जो भी उसने क्लासेस में सीखा था वो बस यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। वो यांग को हनी बुलाने का ट्राई करता है पर नहीं बोल पाता। यांग कहती है तो अब क्या आप मुझे हाय बोल रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें हनी बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पाया। फिर यहाँ पर यांग मन में सोचती है कि अगर हम अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करेंगे तो शायद हम क्लोज आ सकते हैं। फिर वो जू को बताती है कि जब आपने मुझे ऑफिस में डांटा था तो मैंने आपकी कॉफी में एक दवा मिला दी थी, इसीलिए आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। ये सुन के जू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन यांग तो बहुत खुश हो रही थी।
अगले सीन में हम यांग को एक लव बुक पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है साइकोलॉजी ऑफ लव, जिसमें लिखा होता है कि अगर लड़के आपसे कुछ भी मांगे तो आसानी से उन्हें मत दो। तभी जू उसे अपने कैबिन में बुलाता है और यहाँ यांग अपने मन में सोच रही होती है कि अब अगर बॉस मुझे कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे तो मैं वो नहीं करूँगी। वो क्या मुझे बहुत इजी गर्ल समझते हैं, पर मैं हूँ नहीं जो उनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करे। जब उनकी मर्जी हो वो हमसे काम करवाएंगे और जब नहीं तो नहीं। और क्या पता वो मेरे इस बिहेवियर से इम्प्रेस हो जाएं। अब यांग जू के कैबिन में जाती है जहाँ वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी एम्प्लॉयज भी उधर देखने लगते हैं। जू यांग से बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हें छोटा सा काम दिया था, इसे कंप्लीट करके मुझे दो, पर तुम वो करने से मना कर रही हो। अब बस 1 घंटा बचा है, मुझे नहीं पता, मुझे काम कैसे भी कंप्लीट करके दो। ये सुनकर यांग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग एक डिनर प्लान करती है और मिरर में देखकर अपने आप से बोलती है कि क्या मैं सच में बॉस से प्यार तो नहीं करने लगी, पर अगर बॉस मुझसे प्यार ना करते हो तो। तभी जू वहाँ पर आ जाता है और फिर से उससे काम का पूछने लगता है कि क्या तुमने वो काम कंप्लीट कर लिया। तो यांग बोलती है कि मैं अपना ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पिक बनते रहेंगे तो कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी और उसके लिए हमें क्लोज आना होगा, एक दूसरे से ट्रू लव करना होगा। फिर यांग उससे बोलती है, मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर 2 लोग प्यार करना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। तो चलिए अब आप जल्दी से मेरे बारे में 10 अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, जिसके बाद मैं आपके बारे में 10 अच्छी चीज़ें बताऊंगी। जू बोलता है ठीक है, मगर पहले तुम बताओ। यांग बोलती है, पहली चीज़, आप बहुत ही हैंडसम हो और आप इंडिपेंडेंट भी हो। आपने अपने फादर की पोजीशन का कभी भी फायदा नहीं उठाया, ऑलवेज खुद से हार्डवर्क किया। आपने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया, इतनी मेहनत की और शुई शुई की आइडिया को भी सही जगह यूज़ किया और उसके बदले उसको भी अचार बनाया। हाँ, आप थोड़ा बहुत गुस्सा करते हो, पर आपका गुस्सा इतना बुरा भी नहीं है। चलो अब आपकी बारी, अब आप मेरी तारीफ करो। जू बोलता है कि तुम बहुत काइंड हो और तुम एक कंप्लीट पर्सन हो। जिस पर यांग बोलती है, इसका क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि एक इंसान होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिस पर यांग चिढ़कर बोलती है कि मेरे फेस को देखो और मेरी तारीफ करो। जू उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी आज की हेयर स्टाइल तुम्हें ब्यूटीफुल बना रही है, जिसकी वजह से तुम और भी ज़्यादा यंग लग रही हो। तो यांग कहती है, वैसे क्या मैं बुढ़ी लगती हूँ। और फिर वो उसके कपड़ों की भी तारीफ करता है कि इनमें तुम बहुत ही अच्छी और सुंदर दिख रही हो और इसमें तुम थोड़ी सी पतली भी लग रही हो। जिस पर यांग बोलती है कि मैं मोटी नहीं हूँ। जू आगे बोलता है कि आज का तुम्हारा मेकअप भी काफ़ी अच्छा है, ये तुम्हें डिप्रेस्ड कम और एनर्जेटिक ज़्यादा दिखा रहा है। अब उसकी ऐसी ऐसी तारीफें सुनकर यांग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तारीफ कम बल्कि बेइज्जती ज़्यादा कर रहा था। वो गुस्से में जू को पिग बोलती है तो जू बोलता है, हाँ मैं हूँ। इतना कहते ही वो वापस पिग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर यांग फिर से सैड हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 6 की शुरुआत में यांग अपनी और मिस्टर जू की शादी का सपना देख रही होती है, पर मिस्टर जू उसकी जगह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हाउ का नाम लेते हैं, जिस वजह से वो शॉक्ड होकर उठ जाती है और देखती है कि बाहर से उसकी रूममेट चिल्ला रही है, क्योंकि उससे गलती से टंकी का पानी खुल गया था। वो उसके पास जाती है और देखती है कि पानी पूरी तरह निकल रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और फाइनली पानी बंद हो जाता है। फिर हम दोनों को ऑफिस के वॉशरूम में देखते हैं। शुशु बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऑफिस आके वॉशरूम जाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब हम रेंट पर एक बहुत बड़ा घर लेंगे। जिस पर यांग बोलती है कि वो तो हम रिटायर होने के बाद ही ले पाएंगे। नेक्स्ट सीन में जू लोन के लिए एक बहुत बड़े बैंक के सीईओ से मिलने गया होता है। वो बोलते हैं कि पहले तुम्हें अपने कंपनी की सिचुएशन ठीक करनी होगी, तभी मैं तुम्हें लोन देने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे कंपनी की हालत बहुत ही खराब है। तभी यांग टाइम देखकर सोचती है कि शाम हो गई है, अब बॉस कभी भी पिग में कन्वर्ट हो सकते हैं। इधर जू मिस्टर वैंग को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। यांग अपना दिमाग चलाकर जो से कहती है कि दूसरे बैंक वालों ने हमें मैसेज किया है, वो हमें लोन देने के लिए रेडी हैं। मगर जू मना कर देता है कि मैं उनसे लोन क्यों लूँगा, मैं तो सिर्फ मिस्टर वैंग से ही लोन लूँगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरे पार्टनर भी हैं। यांग कहती है, क्या आप भूल गए, शाम होने से पहले हमें उन्हें रिप्लाई भी देना है। और चुपके से मिस्टर जू को बताती है कि 7 बज गए हैं, आप कभी भी पिग बन सकते हैं।
ये सुनकर जू मिस्टर वैंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब यांग मिस्टर वैंग से ऐसे अचानक जाने के लिए मिस्टर जू की तरफ से माफी मांगती है और उन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर वाला प्रोजेक्ट दिखाती है। वो बोलती है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो मुझे कॉल करिएगा। फिर वो जू को सभी से छुपाकर बाहर लाती है और बोलती है कि बस अब आप चुपचाप मेरी एक्टिंग देखिए। जिसके बाद वो लेक की तरफ देखकर जू जू चिल्लाने लगती है, जिससे सभी को लगता है कि शायद जू ने लेक में कूदकर आत्महत्या कर ली। सब लोग वहां आ जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, मगर वो किसी को भी नहीं मिलता। तभी मिस्टर वैंग यांग से बोलते हैं कि तुम हमें और डिटेल में बताओ कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था। यांग बोलती है कि आपको तो पता ही है कि अभी हमारे कंपनी की सिचुएशन खराब है, इसीलिए बस हम आपसे हेल्प मांगने के लिए आए थे। दूसरे बैंक वाले रिप्लाई के लिए हमें बहुत फोर्स कर रहे हैं, पर बॉस आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो लोन के लिए आपके पास आए थे। बेचारे बहुत टेंशन में थे, कहीं उन्होंने टेंशन में आकर सुसाइड तो नहीं कर ली। जिसके बाद वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो ये देखकर मिस्टर वैंग भी रो रो कर जू को ब्रो कहकर बुला रहे होते हैं कि ब्रो तू कहाँ चला गया, मुझे तेरी मदद करनी चाहिए थी, तू बहुत अच्छा इंसान था, प्लीज बस तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूँ। ये सब यांग रिकॉर्ड कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ यांग जू को बताती है कि हमें किसी भी दूसरे बैंक से लोन के लिए मैसेज नहीं आया है, ये तो बस मेरा प्लान था मिस्टर वैंग को फंसाने के लिए। मगर तभी वो देखती है कि मिस्टर जू तो सो गया है, तो वो उसे पिग बोलकर खुद भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जू और वैंग को साथ में देखते हैं। मिस्टर वैंग कहते हैं तुमने तो सुसाइड कर ली थी ना। वो कहता है अरे नहीं नहीं, वो बस गलती से लेक में मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर गया। वैसे कल आपने रोते हुए मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं वापस आ गया तो आप मुझे लोन दोगे। और तभी यहाँ यांग उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि ब्रो प्लीज तू बस एक बार वापस आ जा, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे लोन दूंगा। ये देखकर मिस्टर वैंग गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो जू को लोन देने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ यांग और शुई शुई आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ जू आकर सभी को बताता है कि बहुत जल्द हमारी कंपनी अपने पहले वाले पोजीशन में पहुँच जाएगी, इसीलिए वो सभी की आफ्टरनून की छुट्टी कर देता है। ये सुनकर तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर वो शुई शुई और यांग से कहता है कि तुम दोनों की छुट्टी नहीं है। ये सुनकर बेचारी दोनों सैड हो जाती हैं कि हमारी क्या गलती थी जो हमें छुट्टी नहीं दी। नेक्स्ट सीन में तीनों घर पर होते हैं। जो उनसे बोलता है कि तुम्हारा जो नल टूट गया था क्या तुमने सही करवाया। जिस पर शुई शुई बोलती है कि हमारा नल टूट गया था, ये बात आपको कैसे पता। ये सुनकर जू बहाने बनाते हुए कहता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे कैसे नहीं पता होगी। और धीरे से बोलता है कि अगर तुम लोग वॉशरूम का नल ठीक नहीं करवाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा। जिसके बाद वो यांग को अपने घर लेकर आता है। उसका घर इतना बड़ा था कि यांग तो उसे देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। जू बताता है कि मेरी फैमिली मुझसे मिलने बस वीकेंड्स पर ही आती है और मेरे पास तो गेस्ट हाउस भी है, तो तुम यहाँ रह सकती हो। फिर वो यांग से पूछता है कि बताओ क्या तुम यहाँ रहना चाहोगी। यांग नर्वस हो जाती है और मिस्टर जू से पूछती है तो इसका मतलब क्या ये है कि अब हम साथ में रहेंगे। जू बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर पे आके मैं सबसे छुपता रहूं। यांग उससे अपने रूम के बारे में पूछती है, मगर तभी वो बेड पर गिर जाती है। उसके ऊपर जू भी गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जू उसे याद दिलाता है कि हमने प्रॉमिस किया था रिलेशनशिप में आने के बाद हम गिव अप नहीं करेंगे, तो वो तो तुम्हें याद ही होगा। और यहाँ यांग बहुत नर्वस हो रही थी जू को अपने इतना करीब देखकर। और गाइस अगर आपको अभी लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ होने वाला है, जो कि मुझे भी लगा था, बट डोंट वरी कुछ नहीं हुआ। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन जब यांग की आंखें खुलती हैं तो उसे रियलाइज होता है कि वो तो जू के घर में है। वो अपने आप से कहती है मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, मैं जू के साथ उसके घर में रह रही हूँ। वो जू के पास जाती है जहाँ वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो यांग से भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि ये मेरी नैनी ने बनाया है और ये सब बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये सब देखकर यांग तो बहुत खुश हो जाती है। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड शुई शुई को देखकर जू बोलता है कि ये हमारे साथ क्यों रह रही है। गाइस मैं कसम से कह रही हूँ, अगर शुई शुई की जगह मैं होती ना तो खून कर देती इसका। अभी तक ये शुई शुई के घर में रह रहा था तो बेचारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो उसके घर में रह रही है तो इसे प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों योगा कर रही होती हैं। तभी वहाँ जू आता है। यांग उसे भी अपने साथ योगा करने के लिए बोलती है और बोलती है
कि आप पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, इसीलिए जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, तो योगा करिए। जू बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही स्मार्ट हूँ और अभी मैं बस 26 साल का हूँ। ये सुनकर दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तो जू उन्हें योगा के सारे स्टेप्स करके दिखाता है और ये देखकर तो दोनों उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। योगा करते करते शुई शुई की कमर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर जू अपनी ताली बजाता है तो डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और शुई शुई को उठाकर इलाज के लिए वहाँ से ले जाते हैं। और यांग तो ये सब देखकर शॉक रह जाती है। जू बोलता है, सॉरी, मैं बताना भूल गया था, फैमिली डॉक्टर यहाँ हर वीक आते हैं। ये सब देखकर यांग तो उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है कि कितना अमीर बंदा है। अब नेक्स्ट सीन में यांग कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो जू से जाकर इस बारे में कंप्लेन करती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। वो पूछता है, क्या तुम्हें कीड़े मकोड़ों से डर लग रहा है? तो वो कहती है, अरे नहीं, उनसे नहीं, बल्कि मुझे तो भूतों से डर लग रहा है। जू कहता है, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे रूम में भूत है? यांग बोलती है कि हाँ, और क्या आपको पता है, वो भूत हर टाइम उस पर नजर रखता है और जैसे ही मैं उधर देखती हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता। जिस पर जू उसे बता देता है कि वो भूत नहीं बल्कि मैं था, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या हमें अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। जिस पर यांग कहती है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, और अगर हम अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसके रिजल्ट हमें जल्दी मिल सकते हैं। वैसे क्या आप सच में मुझे डेट करना चाहते हो या फिर बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे साथ हो? जू बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो बहुत खुश और रिलैक्स फील करता हूँ। यांग बोलती है, इसका मतलब आपको मुझसे प्यार हो गया है। जू बोलता है कि अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक बार और ट्राई करना होगा। इतना कहकर वो यांग को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ यांग कल के बारे में शुई शुई को सब कुछ बता रही होती है। जिस पर शुई शुई बोलती है, इसका मतलब उसने तुमसे अपना लव कन्फेस कर लिया? यांग बोलती है, शायद हाँ या फिर नहीं, मुझे कुछ भी सही से पता नहीं। तभी जू यांग को असिस्टेंट कहकर बुलाता है, जिस पर शुई शुई बोलती है कि ये आज तुम्हें असिस्टेंट कहकर क्यों बुला रहा है, नॉर्मली तो ये तुम्हारा नाम लेता है। वैसे वो तुम्हें एक निक नेम भी तो दे सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल पिगी। यांग बोलती है, तुम्हें नहीं लगता ये नाम उस पर ज़्यादा सूट करेगा? वो कहती है, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, पिग वो है तो पिगी नेम उस पर ही सूट करेगा। अगले सीन में यांग मीटिंग में अपनी उस किस के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर किस करने के बाद भी जू पिग में कन्वर्ट क्यों हो गया, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल के लिए दूसरी सिटी जा रहे थे, जहाँ जू गुस्से में यांग से बोलता है कि तुमने इकोनॉमिक क्लास की सीट क्यों बुक की। वो बोलती है, सॉरी, गलती से हो गई, मगर जू उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, मैं सबके सामने पिग बन जाऊं। इतना बोलकर वो गुस्से में सो जाता है और शाम होते ही पिग में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 7 की शुरुआत में यांग जू को सबसे छुपा कर रखती है और फिर मॉर्निंग में उसे वॉशरूम में छोड़ देती है, जहां वो वापस इंसान बन जाता है। फिर हम उन दोनों को वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल में देखते हैं। तभी यहाँ हम जू की एक्स गर्लफ्रेंड हाउ को भी देखते हैं। हाउ को देखकर दोनों सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनका काम बिगाड़ेगी। जिसके बाद जू सभी के सामने अपनी स्पीच देता है, जिसमें कि हाउ उससे सवाल करने लगती है और उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में यांग रेडी होकर आती है, क्योंकि काउंसिल खत्म होने के बाद एक पार्टी थी। जू तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। देन दोनों पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। तभी यांग के पैर में मोच आ जाती है, तो जू उसके पैरों में आइस लगाता है। और ये सब जू की एक्स गर्लफ्रेंड हाउ भी देखती है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। फिर वो यांग के पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ एक सॉन्ग बजने लगता है, जिसे सुनकर वो बोलती है कि ये तो वही गाना है ना। जू बोलता है कि हाँ, ये वही गाना है जिस पर हम साथ में डांस सीखते थे। अब अगले सीन में दोनों घर आ जाते हैं। शुई शुई उन्हें अंदर नहीं जाने देती, मगर जू उसे हटाकर अंदर आ जाता है, जहाँ यांग के पेरेंट्स बैठे होते हैं। और उसके पापा तो जू को देखकर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जू कोई काम नहीं करता। यांग शुई शुई से बोलती है कि तूने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोलती है
कि पहले तू अपना फ़ोन देख, मैंने कितनी बार कॉल किया है, कितने बार टेक्स्ट किए हैं तुझे बताने के लिए। यांग बोलती है सॉरी, वो क्या है ना, मैंने अपना फ़ोन चेक ही नहीं किया और साइलेंट में था इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। वो बोलती है कि मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे कि मैं अपने बॉस के साथ उनके ही घर में रह रही हूँ। सुशी बोलती है टेंशन मत ले, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। यांग बोलती है 1 मिनट, लेकिन मेरे मॉम डैड को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ। ये सुनकर सुशी बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड को उसी ने बताया था कि यांग यहाँ रहती है। नेक्स्ट सीन में यांग के पेरेंट्स उसे एक लड़के के साथ रहने के लिए डांट रहे होते हैं कि तुम एक लड़के के साथ हमारी बिना परमिशन के कैसे रह सकती हो। यांग बोलती है हम साथ में नहीं रहते, अलग अलग रूम्स में रहते हैं। डैड बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है जो तुम्हें किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर करना पड़ रहा है, और तो और तुम्हें उस बंदे का बैकग्राउंड भी नहीं पता कि कहाँ से है और क्या करता है। यांग बोलती है हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं पहले भी तो शुई शुई के साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद जू ने बताता है कि अरे अंकल मैं कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो डिंगटियान ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का CEO हूँ। यांग की मॉम बोलती है कि तुम्हारी कंपनी हमारे 2 मिलियन युआन खा गई है और अभी तक वापस नहीं दिए। जिसके बाद वो यांग को बताती हैं कि हमारे पास 2 बिलियन है जो कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे। जिसे सुनकर तो शुई शुई के साथ साथ मिस्टर जू भी शॉक्ड हो जाते हैं कि 2 बिलियन। यांग पूछती है तो फिर आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये जानने के बाद तुम इतना हार्डवर्क नहीं करती इसीलिए, और तुम हमारी इकलौती बेटी हो, ये पैसा तुम्हारा ही है, तुम जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। और तुम एक रैंडम CEO बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। ये सुनकर तो यांग जू की तारीफ करने लगती है और उसके हार्डवर्क के बारे में बताती है कि इसने कितनी मेहनत की है। जू तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहा था, मगर तभी यांग के पेरेंट्स नहीं मानते। फिर वो उससे उसके बॉस की वीकनेस के बारे में पूछते हैं, पर यांग उन्हें नहीं बता सकती थी कि वो शाम होते ही पिग बन जाता है। तभी सनसेट होता है। उसे देखकर जू को डर लगने लगता है कि कहीं वो उनके सामने ही पिग न बन जाए, इसीलिए जू बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। और यांग अपने पेरेंट्स को बताती है कि यही मेरे बॉस की वीकनेस है कि वो बातों को आधा छोड़कर बीच में से ही भाग जाते हैं। और इधर जू अंदर आते ही पिग बन जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यांग की मॉम यांग को जू के साथ रहने के लिए मना करती हैं, तो यांग कहती है ठीक है मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। ये सब सुनकर जू थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू यांग को बहुत सारा काम दे के बोलता है कि अर्जेंटली इसे कंप्लीट करके दो। यांग जू के पास आकर उससे बोलती है कि मैंने सारा काम कर दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर मुझे घर जाना है। और उसको भी घर जाने के लिए बोलती है, जिस पर जू गुस्से में आकर मना कर देता है, क्योंकि वो अभी तक उससे कल रात वाली बात से गुस्सा होता है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती। यांग बोलती है कि आपका पिग वाला पैक घर पर है तो क्या मैं उसे ले आऊं। जू मना कर देता है और नाराज होकर कहता है तुम्हारे जैसे आउटसाइडर को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आउटसाइडर वर्ड सुनकर यांग सैड हो जाती है। वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी जू के फ़ोन पर मैसेज आता है कि होंगुआंग टेक्नोलॉजी की स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। ये देखकर वो यांग से बोलता है कि हाउ के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में यांग शुई शुई से बातें कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे ये पता करना होगा कि क्या मिस्टर जू मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं। अब वो दोनों साथ में कहीं जा रही होती हैं। तभी यांग जू को हाउ के साथ देखती है और छुपकर उन पर नजर रखने लगती है। वो शुई शुई से कहती है कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि ये मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मगर वो तो हाउ के साथ कैफे में हैं। अब घर आकर यांग हाउ के बारे में फ़ोन में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अपनी लाइफ में काफ़ी सारे मेडल्स को भी जीत चुकी है, जिसमें से एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी होता है जो उसे ईव्यू सिटी में मिला था। ये सब देखकर यांग सोचती है कि मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, और फिर अपने आप को समझाकर सो जाती है कि सो जा बेटा सो जा, क्योंकि मिस्टर जू तो तुझे नहीं मिलने वाला। अब अगले दिन हम उन दोनों को होंगुआंग ग्रुप के साथ मीटिंग में देखते हैं। जू बोलता है कि पहले आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो अब नहीं होगी, और अब हम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स का। तो इस प्रोजेक्ट में मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए। और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद हाउ जू से हैंडशेक करती है
और ये देखकर यांग सैड हो जाती है और सोचती है कि क्या बॉस इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या फिर इनका कुछ और ही मकसद है। यहाँ पर यांग गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि जू हाओ को अभी भी पसंद करता है। फिर वो दोनों को एक साथ इमेजिन करने लगती है और देखती है कि मिस हाओ उसे साइड कर देती है और खुद जू के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठी होती है। प्रेजेंट में हाओ गिरने वाली होती है मगर जू उसे पकड़ लेता है तो वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। यांग मिस्टर जू से बोलती है कि उसके पीछे जाइए अगर आप अभी भी उसे पसंद करते हैं तो। जू बोलता है क्या? तो यांग बोलती है कुछ भी नहीं, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीन में यांग जू के पास आती है और उसे हाओ के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बोलती है और कहती है एक सीईओ के साथ एक सीईओ ही अच्छी लगेगी और जल्द से जल्द ट्रू लव फाइंड करने के लिए बोलती है और बताती है कि मैं आपका नाम लगाकर रोज उसे फ्लावर्स वगैरह भेजा करती थी, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि जू और हाओ एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हैं। जू तो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो बोलती है ताकि हाओ को लगे कि आप उसे अभी भी लाइक करते हैं और मैंने ये सब बस आपके लिए किया है क्योंकि आप तो इतने बिजी रहते हो। आपका बर्थडे आने वाला है, आप बहुत जल्द ही 27 के हो जाओगे और अगर उससे पहले आपने अपना ट्रू लव फाइंड नहीं किया तो हमेशा के लिए पिग बन जाओगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर पे आकर ओवर थिंकिंग करने लगती है कि आप तो मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे थे तो हाउ के पीछे क्यों पड़ गए। जल्द ही आप 27 के हो जाओगे, अगर तब तक आपको आपका ट्रू लव नहीं मिला तो क्या होगा। ओ गॉड, आखिर किसी को लाइक करना इतना मुश्किल क्यों है। अगले दिन वो अपनी रूममेट को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो रहा है, स्पेशली मिस्टर जू की तरफ से, क्योंकि वो काफी दिनों से जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जिस पर शुई शुई बोलती है आइडिया, तुम जू के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अब यांग बहुत सारी ड्रेसेस खरीद लाती है। जू वहाँ आकर उनसे बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। यांग उससे पूछने वाली थी कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, मगर तब तक तो जू वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शुई शुई यांग से बोलती है कि पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया, कोई नहीं, मेरे पास प्लान नंबर 2 है। अब तुम जू को थोड़ा जेलस फील कराओ ताकि उसे तुम्हारी वैल्यू पता चले, और अगर वो जेलस हुआ मतलब 100% वो तुम्हें लाइक करता है। अब यांग अपने एक कलीग से बात करने लगती है। जू भी उसे देख रहा होता है। यांग जानबूझकर उस कलीग से डेट पर चलने के लिए बोलती है, मगर तभी जू बोलता है कि मिस यांग, आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है ओवर टाइम। मगर वो बोलती है कि सॉरी मिस्टर जू, क्योंकि आज तो मेरी डेट है। जू ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर यांग सैड हो जाती है। शुई शुई को बताती है कि जू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शुई शुई बोलती है कि अब तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम डायरेक्ट जाकर जू से इस बारे में बात करो। यांग जू के पास जाकर उसे बोलती है कि आप हाओ के साथ डेट पर गए थे ना, इसीलिए आपने मुझे मीटिंग में आने से मना कर दिया था। जू से क्लियर करता है कि वो डेट नहीं थी, हम कैफे में मीटिंग कर रहे थे। और क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? यांग मना कर देती है कि नहीं, मैंने बस गलती से देख लिया था। जू बोलता है कि दरअसल हाओ ने मुझे वहाँ मिलने के लिए बोला था क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यांग बोलती है मगर बात ऑफिस में भी तो हो सकती थी ना। ये सुनकर जू बोलता है तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और मेरी मर्जी, मैं किसी से भी मिलूं, कहीं भी मिलूं। यांग पूछती है तो फिर आपने मुझे उस मीटिंग में से जाने के लिए क्यों बोला था? जू बोलता है देखो, तुम सिर्फ मेरी एक असिस्टेंट हो, तो हर मीटिंग में असिस्टेंट को अपने साथ रखो, ये जरूरी नहीं है। ये सुनकर यांग को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में यांग ओवर टाइम कर रही थी। शुई शुई उसको घर चलने के लिए बोलती है तो वो बोलती है होंगवांग टेक्नोलॉजी का ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी कंपनी को बचाने का। और शुई शुई को सारी बात बताती है कि मिस्टर जू ने मुझसे कहा कि मैं बस एक असिस्टेंट हूँ, तो हर बात जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और हर मीटिंग में वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। शुई शुई बोलती है तो क्या तुम सीईओ बनने के लिए ओवर टाइम कर रही हो? वो मना करती है। अब अगले दिन यांग जू को मैसेज करके बोलती है कि क्या आपने वो प्रपोजल देखा जो मैंने आपको सेंड किया था। तभी उसे लैपटॉप में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसको एज अ सीनियर मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं।
और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 8 की शुरुआत में जू यांग की वो बातें याद कर रहा था जब उसने बोला था कि किसी को लाइक करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही थी जू को इम्प्रेस करने के लिए अपनी रूममेट के साथ, जू ने छुपकर उसकी सारी बातें पहले ही सुन ली थी, मगर इस बारे में यांग को कुछ भी पता नहीं होता। और जब यांग उसे जेलस फील कराने के लिए उसके कलीग से बात कर रही थी तो ये भी जू ने देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने उस टाइम दिखाया तो नहीं था मगर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ था कि आखिर वो किसी लड़के से ऐसे कैसे बात कर सकती है, और फिर उस लड़के को फायर कर देता है। और प्रेजेंट में सोचता है कि आखिर तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है कि मैं हाउ से बात करूं या किसी और से। तभी वहां उसकी एम्प्लॉय आकर पूछती है क्या सच में यांग को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। जू बोलता है हाँ, क्योंकि उसने जो मुझे प्रपोजल भेजा था उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। और फिर खुद से बोलता है कि आम बॉयफ्रेंड्स तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को फ्लावर्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, मगर मैंने तुम्हें एक पोस्ट गिफ्ट दी है जिसमें तुम्हारा प्रमोशन भी होगा और पैसे भी बढ़ेंगे। और एक सीईओ के प्यार करने का तरीका यही है। दूसरी तरफ हम यांग और शोशे को देखते हैं जहाँ यांग कहती है कि उसने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया तुम्हारे साथ। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, प्यार तो दूर अब वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। शोशी कहती है तू पागल हो गई है क्या, तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुझे एक न्यू पोस्ट और एक नया प्रोजेक्ट मिला है। नेक्स्ट सीन में जू हाउ की बताई हुई लोकेशन पर जो कि एक बार होता है वहाँ उससे मिलने जाता है और सोचता है कि आखिर इसने मुझे बार में मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। यहाँ हाउ उसके करीब आने की कोशिश करती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, मगर जू मना कर देता है और यांग को मैसेज करके कहता है कि प्लीज़ यहाँ आकर मेरी मदद करो। इधर वो हाउ से बचने की कोशिश कर रहा था मगर हाउ तो उसके उतना ही करीब जाने की कोशिश कर रही थी। पीछे से यांग भागते हुए जू के पास आती है, मगर तभी वो उन दोनों को एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। घर पे आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और सुशी को कॉल करके बोलती है कि जू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जब मैं उसकी बताई हुई जगह पर गई तो वो हाउ को किस कर रहा था, क्या यही दिखाने के लिए उसने मुझे वहाँ बुलाया था। सुशी बिजी होती है तो फ़ोन कट कर देती है, इससे यांग और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तभी वहाँ जू आकर उसे पकड़ लेता है। यांग कहती है स्टूपिड पिग, तुम फिर से आ गए। जू बोलता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था तो फिर तुम क्यों नहीं आई। यांग को लग रहा था कि ये सब बस एक सपना है। वो जू से बोलती है कि तुम्हारी मॉम तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, मगर तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा वो हाउ अच्छी लगती है। यहाँ वो जू को ये भी बता देती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो या फिर पिग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जू बोलता है तो फिर प्रूव करो कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर यांग उसे पकड़कर किस कर लेती है क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब बस एक सपना है। अगले दिन ऑफिस में यांग बोलती है कि मैं लेट हो गई, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। सुश्री बोलती है आज के बाद मैं तुझे कभी उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि फाइनली हमारे ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है, सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। यांग सोचती है आखिर जू शाम तक ऑफिस में कैसे रह सकता है, शायद गर्मियाँ आ गई हैं और सनसेट लेट होगा क्योंकि दिन बड़ा होगा इसीलिए। घर में यांग के पूछने पर शुई शुई उसे बताती है कि जू अभी एक सेरेमनी में गया है। ये सुनकर यांग सोचती है कि जू इतनी लेट तक बाहर कैसे रह सकता है, वो कभी भी पिग बन जाएगा। शुई शुई उसे हुक्वांग टेक्नोलॉजी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है और उसे पार्टी करने के लिए बोलती है, मगर यांग मना कर देती है। तो शुई शुई बोलती है कि क्या तुम हुक्वांग ग्रुप की सीईओ मिस हाउ से जेलस हो, पर सच में उन्होंने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। तभी न्यूज़ में दोनों कंपनीज के बीच हुआ कॉपरेशन स्टार्ट होने वाला था, जहां हम हाउ और जू को देखते हैं। जू को सही सलामत देखकर यांग मन में बोलती है कि सनसेट होने के बाद भी जू पिग में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उसे वो सीन याद आता है जब हाउ और जू एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो सोचती है शायद इसीलिए जू पिग में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हाउ उसका सच्चा प्यार है, और सैड होकर अपने आप से बोलती है कि मैं उसकी ट्रू लव नहीं थी। उधर हम जू को देखते हैं जो बाहर आकर बोलता है कि फाइनली मैं ठीक हो गया, मुझे इस कर्ज से आज़ादी मिल गई और अब मैं कभी भी पिग में कन्वर्ट नहीं होऊंगा।
वो एक फोटो क्लिक करने जाता है मगर तभी उस फोटो में हाव आ जाती है। जू उसे वो फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है वरना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाव बोलती है कि मुझे समझ आ गया, तुम जैसे मेरे से पहले बात करते थे और जैसे मुझे पहले देखते थे अब वैसे नहीं देखते। तुम्हारे मन में अब मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रही। जू उससे पूछता है कि अगर मैं इंसान नहीं या फिर पिग होता, या फिर दिन में इंसान होता रात में पिग बन जाता, तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करती? जिस पर हाव बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक पेट को संभालती फिरूं। यहाँ जू यांग के बारे में उसे बताता है कि एक इंसान है जो मुझे हर सिचुएशन में लाइक करती है, भले ही मैं इंसान हूँ या फिर पिग। इधर हम देखते हैं कि हाँ वो फोटो अपलोड कर देती है और ये देखने के बाद तो यांग और भी ज़्यादा सैड हो जाती है और फ़ोन रखकर चली जाती है। इधर जू को ऑफिस से अर्जेंट काम आने की वजह से वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ यांग अपना सामान पैक कर रही होती है वापस जाने के लिए। शुई शुई उसे समझाती है और जाने के लिए मना करती है पर यांग नहीं मानती कि अब तो जू को उसका ट्रू लव मिल गया है तो मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। तभी शुई शुई पिक के बारे में पूछती है कि मैंने उसे काफ़ी दिन से नहीं देखा, जिस पर यांग बोलती है कि मैंने उसे किसी और को दे दिया जो उस पिक का मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जू एम्प्लॉय से बोलता है कि यांग के आते ही उसे सबसे पहले मेरे पास भेजना, मगर वो उसे बताती है कि यांग ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर जू भागते हुए उसके पास आता है पर तब तक यांग दूसरी लिफ्ट से बाहर जा चुकी थी। वो भागकर नीचे आता है मगर तब तक तो यांग वहाँ से भी चली जाती है। तभी जू को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आता है। अब हम यांग को उसके न्यू घर में देखते हैं जहाँ वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी। शुई शुई उसे बताती है कि इधर जू तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और सारे मोमेंट्स याद करने लगती है और सोचती है कि हाउ की किसकी वजह से वो पिग में कन्वर्ट नहीं हुआ। तभी उसे याद आता है कि आज तो जू का 27वां बर्थडे है। कोई डोर नॉक करता है, वो जाकर देखती है तो वहाँ एक पिग होता है जिसे वो जू समझ लेती है। उस पिग के गले में माइक लगा होता है जिसमें से जू की आवाज़ आती है। वो पिग यांग को पूरे घर में दौड़ाता है। देन वो उसको पकड़कर पूछती है कि क्या तुम जू हो? माइक से आवाज़ आती है कि हाँ मैं जू हूँ और तुमने सब कुछ गलत समझ लिया। आज मेरा 27वां बर्थडे है, अगर मैं अब इंसान नहीं बना तो कभी नहीं बन पाऊंगा। ये सुनकर यांग बहुत डर जाती है और जल्दी से उसे किस करने लगती है कि प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, मगर उस पिग को तो कुछ होता ही नहीं। जू उससे पूछता है कि अगर मैं हमेशा के लिए पिग बन जाऊं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? यांग बोलती है हाँ, मैं तुम्हें हर हाल में प्यार करूंगी। ये सुनकर वो पिग भागकर बाहर गार्डन में आ जाता है। यांग भी उसके पीछे आती है और वो वहाँ काफी सारी लाइट्स देखती है। पीछे से जू आकर उस पिग के गले से माइक निकालता है और यांग को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि तुमने सब गलत समझ लिया। दरअसल मेरा ट्रू लव हाउ नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हाउ को नहीं। यांग बोलती है मगर हाउ के किस करने के बाद ही आप पिग में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारी दोनों किस तो फेल हो गई थी। जितनी बार मैंने आपको किस किया था आप हर बार पिग में कन्वर्ट हो गए थे। जू उसे याद दिलाता है कि अच्छे से याद करो, जब तुम ड्रंक थी तो तुमने मुझे किस किया था और हाउ ने तो कभी मुझे किस ही नहीं किया। वो तो बस मेरी आंखों से कचरा निकाल रही थी और तुमने कुछ और समझ लिया। हाउ की नहीं बल्कि तुम्हारी किस की वजह से मेरा 20 साल पुराना कर्ज ठीक हो गया। यहाँ वो यांग को भी बता देता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। तो क्या अब तुम मेरे साथ वापस चलोगी? मैं तुम्हारी सैलरी और प्रमोशन दोनों डबल कर दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यांग भी मान जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू की मॉम के पास एक पिग होता है और वो उसे यही कहानी सुना रही होती हैं कि फाइनली उन दोनों को उनका सच्चा प्यार मिल गया और जू हमेशा के लिए इंसान बन गया। अब वो कभी भी पिग में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जू की मॉम ने यांग से झूठ बोला था कि 27वां बर्थडे से पहले अगर जू को ट्रू लव नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए पिग बन जाएगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन हर चीज़ को लाइटली लेती है और बहुत ही ज़्यादा लेट करती है। इसीलिए मैंने जानबूझकर कहा था कि 27वां बर्थडे से पहले इसे इसका ट्रू लव मिल जाना चाहिए। यहाँ जू और यांग भी सारी बातें सुन रहे होते हैं। यांग बोलती है मॉम, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा? मॉम बोलती हैं तो क्या हुआ,
अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और तुम दोनों को तुम्हारा प्यार भी मिल गया। यांग शर्माते हुए वहां से भाग जाती है तो जू भी उसके पीछे जाता है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस ड्रामा खत्म, सो प्लीज अब लोग ये मत लिखना कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा।